ओके जी, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अस्थमा की। अस्थमा बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाती है हमारे एयरवेज की, जिसके अंदर क्या होता है कि बार बार रिकरेंट एपिसोड्स हो रही होती हैं वीजिंग की, यानी कि सांस लेने पे ऐसे लगता है कि जैसे सीटियाँ वगैरह बज रही हैं। ब्रीथलेसनेस होती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इस वजह से सांस लेने में मसला होता है। चेस्ट टाइटनेस मिलती है और साथ साथ जो है वो खांसी मिलती है, खास तौर पे रात के वक्त और सुबह सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो खांसी मिलती है। सो अस्थमा इज अ chronic inflammatory disorder of the airways that causes recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness and cough, खास तौर पे रात को और सुबह सुबह। अच्छा, इसकी बेसिकली जो 4 हॉलमार्क्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है और इंटरमिटेंट होती है। इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि कुछ हॉर्स के लिए रहेगा, फिर जो है ये खुद ब खुद सबसाइड हो जाती है, देन दोबारा से जो है ये रीस्टार्ट हो जाती है एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन रिवर्सिबल होती है। ठीक है। सेकेंडली ये कि क्रोनिक ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है और उसके अंदर खास तौर पे इजिनोफिलिक सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है इजिनोफिलिक सेल्स की, ये भी हम बात करेंगे। ये खास तौर पे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जिनके अंदर काफ़ी कॉमन होती है, तो उनमें इजिनोफिल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जबकि हम लोगों ने जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वहाँ पे बात की थी मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह, वहाँ पे इजिनोफिल्स का सच कोई रोल नहीं था। साथ साथ जो है वो इसके जो ब्रोंकाई के अंदर स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी और हाइपर रिएक्टिविटी हमें मिलती है अस्थमा के अंदर, और म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई मिलती है। अब ये सारी हॉलमार्क्स हमें किस तरह से मिलते हैं, इसकी अगर हम पैथोजेनेसिस पे जाएँ तो हमें जो है वो 3 फैक्टर्स बेसिकली मिलते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 4 डिकेड्स। इसकी एपिडेमियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक तो ये कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की प्री डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, उनमें जो है ये अस्थमा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, यानी कि उनमें ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर और बार बार जो है उनको वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस और कफ वगैरह प्रोमिनेंट जो है वो दिखाई देती है। दूसरा ये कि एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का रोल आ जाता है। और थर्ड जो है वो ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस स्टिमुलाई, जैसे कि वायरसेस वगैरह कुछ इंडिविजुअल्स जैसे ही वो इनकाउंटर करते हैं, उनको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा होता है या फिर एयर पोल्यूटेंट्स से उनका सामना होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उनके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव हुए होते हैं। तो ये हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की रिजल्ट में जो है तो म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, स्मूथ मसल सेल्स की हाइपरट्रोफी होती है, हाइपर रिएक्टिविटी होती है, इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रोनिक किस्म की होती है और काफ़ी हाइपर रिएक्टिव होती है। साथ साथ जो है तो इन तमाम ट्रिगर्स के रिजल्ट में एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है जो कि रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है अस्थमा के अंदर। अब इसी बेसिस के ऊपर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी वाली आ जाती है उसको, ऐसी कंडीशन को हम लोग कह देते हैं एटोपिक अस्थमा का नाम देते हैं, और सेकंड वन इज द नॉन एटोपिक अस्थमा। ठीक है, एटोपिक अस्थमा यानी कि दैट इज टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है, जो कि बेसिकली चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है, बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑनसेट इनिशियली क्या होता है कि पहले पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह की कंडीशन नज़र आती है, यानी कि नोज़ के अंदर कोई भी इरिटेंट गया, जैसे कि डस्ट है, पोलन है, उसकी वजह से उसको छींकें वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। सेकंड जो है वो अर्टिकेरिया, जो इचीनेस जो है वो नज़र आ रही होती है स्किन के ऊपर, एक इची रेश अपीयर होती है अर्टिकेरिया। एक्जीमिया के अंदर भी इसी तरह से ड्राई किस्म की रेश जो है वो स्किन के ऊपर दिखाई देती हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। सो ये तमाम कंडीशन पहले प्रिसीड कर रही होती हैं, और उसके बाद जब मुसलसल ये इरिटेंट्स जो है वो लंग्स के साथ या एयरवेज के साथ इनका एक्सपोजर काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ऑफ कोर्स ही बात है जो हमारे या फिर जो टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव लोग आ जाते हैं, उनके अंदर जो है ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, म्यूकस की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, यानी कि इन एयरवेज का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक ये डस्ट या फिर पोलन का एक्सपोजर जब कभी भी होगा तो इनके अंदर
इस हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के रिजल्ट में रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, एयरवेज ऑक्लूड हो जाएंगे। जब एयरवेज बंद होते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ऐसे लोगों को जो है वो सांस लेने में मसला होगा, और जब कभी भी एयर जो है वो इन एयरवेज में से पास करेगी तो एक विस्लिंग सी साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी, वीजिंग वगैरह नज़र आएगी। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो कफ वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एस्थमा की डिफिनेशन में हमने देख लिया था, ठीक है। अब सेकंड, इसके अलावा भी कुछ और क्लासेस आ जाती हैं। ड्रग्स की वजह से भी कुछ लोगों के अंदर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी नज़र आती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस नज़र आता है इन एयरवेज का, और वही तमाम सिम्टम्स एस्थमा के नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन आ जाती है। ऑक्यूपेशनल एस्थमा के अंदर जो फ्यूम्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक या फिर केमिकल डस्ट वगैरह या फिर गैसेस वगैरह भी जो है ये एस्थमा की सिम्टम्स काज करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर। अब हम देखेंगे एटोपिक और नॉन एटोपिक एस्थमा किस तरह से जो है वो जाके इन एयरवेज के अंदर वो तमाम 4 कंडीशंस जो है वो काज कर रहे होते हैं, जो कि एस्थमा के हॉलमार्क्स आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग एटोपिक एस्थमा की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल एपिथेलियम को देख लेते हैं कि जिसके अंदर म्यूकस की एक थिन सी लेयर आ जाती है, देन एपिथेलियल लाइनिंग आ जाती है सिंपल कोलमनर सेल्स की, बीच में एक दो जो है वो गॉबलेट सेल्स भी हैं, लेमिना प्रोप्रिया आ जाता है, स्मूथ मसल सेल्स हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी भी एलर्जन आया, कोई भी जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, उनके अंदर इनिशियली जब कभी भी एलर्जन आता है ना, तो वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर, जो एयरवेज की आ जाती है, ठीक है। वो जाके जो है वो टी सेल्स को स्टिमुलेट करवाएंगे, टी हेल्पर सेल्स को ये प्रेजेंट करेंगे एंटीजन। जब ये इसको प्रेजेंट करेंगे तो टी हेल्पर 2 सेल्स की स्टिमुलेशन होगी, ये डिफरेंट तरह की साइटोकाइंस रिलीज करेगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 वगैरह। अब इनका क्या काम होगा, ये मजीद जो पड़े हुए सेल्स हैं ना, इन्फ्लेमेटोरी सेल्स, उनको कहेंगे कि हाँ जी एंटीजन आ चुका है, अभी आपने भी एक्टिव होना है, इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, ठीक है। किस तरह से कि ये सबसे पहले बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ऐसे ही क्लास के बी सेल्स जो कि IgE एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। चूंकि ये एटोपिक है और एटोपिक एस्थमा को हमने बात किया, दैट इज़ IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो IgE की एंटीबॉडी बनेगी, ये IgE की एंटीबॉडी जाके मास सेल्स के ऊपर जो है वो लग जाएगी। जब कभी ये मास सेल्स के ऊपर लगेगी तो मास सेल्स जो है वो एक तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए, कि जब कभी भी दूसरी दफ़ा इसी एलर्जन का इनकाउंटर होगा तो ये एकदम से जो है वो एक्टिव होंगी, ठीक है। इनिशियली जब कभी भी पहली दफ़ा इस एक्सपोजर होता है डस्ट को या पोलन को या फूड को, तो ऐसा जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता किसी भी एलर्जिक पेशेंट का, लेकिन जब दूसरी दफ़ा उसको बार बार जो है इन पॉलेंस का या फिर डस्ट वगैरह का एक्सपोजर होता है, तो तब जाके जो है वो इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा मार्क्ड होती है कि दैट रिजल्ट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन या फिर जितने भी चेंजेस हम लोग आगे बात करेंगे वो इतनी ज़्यादा इन्हांस्ड होती हैं कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं तब जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो मास सेल्स जो हैं IgE के साथ लग जाते हैं, IgE एंटीबॉडी मास सेल्स के साथ लगी, इन्होंने इसको स्टिमुलेट करवाया तो ये साथ में रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 5 जो कि इजिनोफिल्स की रिक्रूटमेंट करवाते हैं। जो जैसे हमने बात की थी कि इस इन्फ्लेमेशन में इजिनोफिलिक सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। साथ साथ जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी ईओटेक्सिन रिलीज करते हैं जो कि इजिनोफिल को यहाँ पे बुलाएंगे। अब जब कभी भी इजिनोफिल्स की एक्टिवेशन होगी तो ये डिफरेंट तरह के ग्रेन्यूल्स और मीडिएटर्स वगैरह रिलीज करवाएंगे। अब वो आगे क्या क्या चेंजेस काज करवाएंगे इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मास्ट सेल जो है वो किस तरह से जाके चेंजेस ला रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो मास सेल तैयार हो चुके हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है और उनके ऊपर पहले से IgE एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं। अब दूसरी दफ़ा जब कभी उसी एंटीजन का एक्सपोजर होगा, उसी एलर्जन का एक्सपोजर होगा, तो क्या होगा कि मास सेल्स के ऊपर IgE एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, ये एंटीजन आके इस IgE एंटीबॉडी के साथ लगेगी, तो ये जो IgE की एंटीबॉडी है वो उसका क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी।
क्रॉस लिंकिंग होने के रिजल्ट में ये मास्ट सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और इसके अंदर जो मौजूद ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में से निकलता है हिस्टामीन, पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल के अंदर हिस्टामीन निकलता है। इसके अलावा जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं, ल्यूकोट्रीन्स वगैरह निकलते हैं। अब इन तमाम मीडिएटर्स का क्या काम है कि जो हिस्टामीन वगैरह है वो तो जाके यहाँ पे जो साथ वेजल पड़ी हुई है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा करवा देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स ही बात है फ्लूइड वगैरह निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा तो एडिमा होगा, एडिमा होगा तो इस वॉल की जो है वो स्वेलिंग होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब परमेबिलिटी ज़्यादा हुई तो वेसल्स के अंदर जितने भी सेल्स थे इन्फ्लेमेटरी सेल, मजीद जो इजिनोफिल्स वगैरह हैं वो भी रिलीज़ होंगे और न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था इन मास्ट सेल्स का। दूसरी बात ये कि एक और तरह से भी जो है ये इस एस्थमा के अंदर चेंजेस, एस्थमा की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन काज कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पे ये जो वेगल नर्व फाइबर्स हैं उनको स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो वेगल नर्व फाइबर्स को जब कभी भी ये स्टिमुलेट करवाएंगे तो वेगल नर्व भी यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनको उनकी हाइपरट्रॉफी काज करवाएंगे और साथ साथ उनकी जो रिएक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाएगी। तो स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रोंकियोल्स की क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो हमारे एयरवेज हैं उनकी रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है। एक होगी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी बात होगी वस्कुलर परमेबिलिटी और एडिमा वगैरह हो गया, और थर्डली ये जो मास्ट सेल्स हैं साथ साथ ये स्टिमुलेट करवाएंगे म्यूकस की प्रोडक्शन को, विच इज़ अनदर हॉलमार्क इन द एस्थमा। म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब इन तमाम तीन चेंजेस की वजह से जो एयरवेज हैं वो क्या होंगे, नैरो होंगे। म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, वॉल जो है वो थिक हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर इजिनोफिल्स बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटिव मिल रहे हैं, जैसे कि इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि म्यूकस की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो गई है, गॉबलेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, साथ साथ जहाँ पे जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का एक हजूम हमें नज़र आ रहा है। स्मूथ मसल सेल्स की हाइपरट्रोफी हो चुकी है इन रिस्पॉन्स टू द मीडिएटर्स रिलीज बाय मास्ट सेल एज वेल एज द न्यूरोनल स्टिमुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनकी भी हाइपरट्रोफी हो चुकी है अंडर द रिलीज ऑफ डिफरेंट मीडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल्स। सो अर्ली फेज के अंदर ये चेंजेस नज़र आएंगी और तमाम तर साइन और सिम्टम्स हमें मिलेंगे। यानी जब कभी भी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो ब्रीथलेसनेस होगी, कफ की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, म्यूकस वगैरह हमें नज़र आएगा, वीजिंग होगी। वीजिंग क्यों हो रही है, सीटियाँ क्यों बज रही हैं, जब कभी भी जो एयरवेज है वो नैरो हो चुकी है। अब एयर जब भी इस नैरो एयरवेज से पास करेगी, स्पेशली एक्सपायरेशन के दौरान, जब ये एस्थमेटिक पेशेंट जो है वो एक्सपायर कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, तो तब जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्लिंग साउंड मिलती हैं जैसे सीटियाँ बज रही हों, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब ये तो इमीडिएट फेज के अंदर चेंजेस थी, जब ये काफ़ी टाइम तक रहता है, फॉर एग्जांपल हावर्स तक रहता है, तो तब जो मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हमें चेंजेस नज़र आ रही होती हैं इसी वॉल के अंदर, ठीक है, ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर, एयरवेज की वॉल के अंदर, तो मज़ीद तरह के जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो डिफरेंट तरह के मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे जो कि फर्दर चेंजेस काज करेंगे। जैसे कि ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ये डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स हैं वो रिलीज़ करेंगे, जैसे कि मेजर बेसिक प्रोटीन वगैरह, इजिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन्स वगैरह। अब चूंकि लेट फेज इज़ मेनली इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रोल है, तो उसमें क्या होगा कि फर्दर एयरवेज की रीमॉडलिंग होगी। एक तो ये कि ये मेजर बेसिक प्रोटीन, इजिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन्स फर्दर जो है वो इजिनोफिल्स को अपनी तरफ बुलाएंगे और साथ साथ ये फैक्टर्स जो हैं ये एपिथेलियम को भी फर्दर डिस्टॉर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि एपिथेलियम को डिस्टॉर्शन काज करवा रहे हैं और एयरवेज की रीमॉडलिंग काज करवाएंगे। एयरवे की रीमॉडलिंग का क्या मकसद है कि यहाँ पे आप देखें स्मूथ मसल सेल्स की इतनी ज़्यादा हाइपरट्रोफी नहीं हुई, जबकि लेट फेज के अंदर जो है वो स्मूथ मसल सेल की फर्दर हाइपरट्रोफी होगी और उनका फर्दर हाइपरप्लेजिया में मिलेगा। साथ साथ जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ये सब म्यूकोजल ग्लैंड है, वो भी लेट फेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइपरट्रोफी मिल रही होती है। और थर्डली जो है वो वस्कुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, वस्कुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है अंडर द रिलीज ऑफ दीज मीडिएटर्स। और फोर्थ जो है वो डिपोजिशन होती है सब एपिथेलियल कोलेजन की, यानी कि ये जो
आ जाता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम के नीचे हमें पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोलेजन की डिपोजिशन की वजह से ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी भी थिकनिंग जो है वो हमें नजर आएगी। सो ये तमाम चेंजेस जो हैं एयरवेज की रीमॉडलिंग जो है वो हमें लेट फेज के अंदर भी दिखाई देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है।